हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डेवलपमेंट है तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, विकास डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म होता है, एक विस्तृत टर्म होता है जिसके अंतर्गत हम प्रति व्यक्ति आय, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और गरीबी में कमी, इन तीनों फैक्टर को मिला करके हम देख सकते हैं कि किसी भी देश का विकास हो रहा है। तो इससे कुछ रिलेटेड जो चीजें हैं उनको जानना भी आपको जरूरी है। जैसे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होता है, उन सब का योग हम अर्थव्यवस्था उसको नाम देते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, वितरण हो गया, आदान प्रदान हो गया, ये सारी चीजें इसमें हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। अब सकल राष्ट्रीय आय क्या है, तो जिसे हम जीएनपी कहते हैं। इसके पहले अगर बात करें तो जीडीपी क्या है। जीडीपी किसी देश की सीमा के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, आर्थिक गतिविधि होती है, जिसके अंतर्गत हम तीन तरह का स्पेशली देख सकते हैं। खेती हो गया, उद्योग हो गया, सेवा हो गया। देश की बॉर्डर सीमा रेखा के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसे हम जीडीपी में जोड़ते हैं। उसमें अंतिम जो उत्पाद उसका होता है तो उसे हम जीडीपी में जोड़ते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी अपने देश में है, जैसे अमेरिका की कंपनी कोई यहाँ पर काम कर रही है, तो उसका जो अंतिम उत्पाद होगा तो वो अमेरिका में की जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि भारत की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। इसी तरह से अगर सीमा के बाहर हो रहा है तो वो भारत की जीडीपी में उसको जोड़ा नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि अपने देश की कोई कंपनी विदेश में काम कर रही है और वहां पर अंतिम उत्पाद हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो जो आमदनी हो रही है वो हमारी जीडीपी में नहीं जोड़ा जाएगा, जबकि अमेरिका की जीडीपी में जोड़ा जाएगा। तो देश की सीमा के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, देश की सीमा के अंदर कोई प्रोडक्शन होता है जिसमें खेती, उद्योग और सेवा आता है, उसका अंतिम उत्पाद ही जीडीपी कहलाता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। जीएनपी में जो विदेश में भी जो अपने देश की जो क्या है, यानी एक वर्ष में देश के अंदर या बाहर प्राप्त कुल नागरिकों द्वारा आय। जैसे अपने देश के नागरिक हैं, वो चाहे देश में रह के काम करें या विदेश में रह के काम करें, उनके द्वारा जो अर्निंग होती है उसको हम क्या कहेंगे, जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय आय। अब सकल राष्ट्रीय आय तो आपको समझ में आ गया होगा कि देश की सीमा के अंदर, देश की सीमा के बाहर यानी विदेश में भारतीयों द्वारा जो, जैसे भारत की अगर बात करें तो भारतीयों द्वारा जो अर्जित आय होती है उसे हम कहते हैं जीएनपी। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय। अब बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय की। अगर बात करें तो अगर हम जीएनपी यानी ये जो जीएनपी है, इसमें जो घिसावट या खर्च आ रहा है उसको अगर हम निकाल दें, यानी ये कहा जाए कि अगर अपने देश में जो विदेशी लोग काम कर रहे हैं उनको घटा दें, जो खर्च आ रहा है उस सब को निकाल दें, तो फिर क्या बन जाएगा, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स बन जाएगा। और यही एनएनपी क्या कहलाता है, इस एनएनपी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। ये होता है राष्ट्रीय आय। जो एनएनपी होता है वो एनएनपी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसी को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय आय है, कुल राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। जैसे अपने देश की कुल राष्ट्रीय आय कितनी हो रही है और जनसंख्या से डिवाइड कर दें, जो बचता है वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय या औसत इनकम, औसत आय। इसका मापन हमेशा डॉलर में किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में इसका मापन किया जाता है। अब सकल, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सकल नामांकन अनुपात क्या है। 6 वर्ष से 10 वर्ष के आयु के कुल बच्चों में स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का अनुपात या प्रतिशत। जैसे 6 से 10 वर्ष आयु के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हुए उन बच्चों में कितने बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उसका अनुपात ही सकल नामांकन अनुपात कहलाता है। ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है, जन्म के समय औसत जीवन की अवधि, यानी जो लाइफ की लेंथ है, जन्म के समय लाइफ की जो लेंथ है उसी को हम कहते हैं जीवन प्रत्याशा।
जैसे मान लो अनेक देशों में अलग अलग वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का पर्यावरणीय दशाएं या विभिन्न प्रकार की वहाँ की जो जलवायु है, इस सब पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी होगी। किसी देश की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है यानी, और किसी देश की कम होती है। तो यही है कि जन्म के समय जो औसत जीवन की अवधि होती है उसी को हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को जो 7 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग हैं उनमें साक्षर व्यक्तियों की साक्षर जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसी को हम कहते हैं, जो अनुपात है उसी को हम साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, यानी 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं साक्षरता दर। ठीक है, अब शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर यानी क्या है? एक वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से वर्ष के अंत में कितने बच्चे जो मर जा रहे हैं उनका अनुपात क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर। यानी बच्चे एक साल में 1000 बच्चे पैदा हुए, जीवित बच्चे, उन जीवित बच्चों में से साल के अंत में कितने बच्चे मर जा रहे हैं, उन मरने वाले बच्चों का जो अनुपात होगा उसी को हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर। ठीक है, अब सतत आर्थिक विकास क्या है? सतत आर्थिक विकास, तो सतत आर्थिक विकास क्या है कि जैसे आज आप देखते हैं कि व्यक्ति भविष्य को देख करके अपने जो संसाधन है उनका उपयोग नहीं करते हैं। कोई भी संसाधन है उसका आज ही सारा उपयोग कर लेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे? तो सतत विकास क्या कहता है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए, पर्यावरण को कोई नुकसान न हो तथा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाता है उसी को हम कहते हैं सतत विकास। जैसे आज हम जी रहे हैं, हमारे लिए संसाधन है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संसाधन क्या होंगे? तो उसको भी हम ध्यान में रख करके पर्यावरण में, जैसे आप देखें इसमें पेट्रोलियम हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, कोल हो गया। अब ग्राउंड वाटर है, हम इतना उसका यूज कर लें कि आने वाली पीढ़ी पानी पीने को तरसे, और उसका यूज करके हम पूरा खेती के लिए, जानवरों को नहलाने के लिए या विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी में इतना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर लें कि आने वाली पीढ़ी पानी पीने को तरसे। तो यही क्या है? ये सतत विकास इसे नहीं कहेंगे। सतत विकास वो है जिसमें भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके जब हम विकास को करते हैं तो उसे हम कहते हैं सतत विकास। आर्थिक विकास क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? तो अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय का दीर्घ अवधि तक बढ़ना। अब मान लिया कि हमने कोई खजाना हमको हाथ लग गया, अब कोई खजाना हाथ लग गया तो हम एकदम से हमारी इकोनॉमी डेवलप कर गई और फिर इसके बाद फिर नीचे चली गई, तो ये हम इसे आर्थिक विकास नहीं कहेंगे। तो आर्थिक विकास वो है जिसमें अर्थव्यवस्था की जो वास्तविक स्थिति होती है, वास्तविक जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो क्या करती है? कंटिन्यू बढ़ती रहती है। अब लॉटरी लग जाती है किसी की, तो अब लॉटरी लगने के बाद वो खाना शुरू कर दे बैठ करके, तो खाना अगर वो बैठ के खाना शुरू कर देगा तो एक टाइम आएगा जब सारा धन उसका खत्म हो जाएगा और वो फिर से उसी लेवल में पहुंच जाएगा। तो वहां हम ये नहीं कहेंगे कि आर्थिक विकास। आर्थिक विकास वो है कि प्रति व्यक्ति आय कंटिन्यू बढ़ती रहे। आर्थिक नियोजन क्या है? तो जैसे क्या है कि संसाधनों का लाभ, विभिन्न प्रकार के संसाधन है, उन सारे संसाधनों का लाभ उठाकर देश के विकास में क्या करना? योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। एक योजना के माध्यम से प्लानिंग करके जब आगे बढ़ा जाता है तो उसी को कहते हैं आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। अब चलिए, विकास की बात चल रही थी तो विकास के कुछ मापदंड हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि किसी भी देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए विश्व बैंक है, UNDP है, SDR और SDI, ये कुछ ऐसे जो संस्थाएं हैं जो जनरल तौर पे विकास के मापदंड को परिभाषित करती रहती हैं। जैसे WB यानी वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय को सूचक मानता है। प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो उसका विकास हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है तो उसका विकास नहीं हो रहा, पीछे जा रहा है। ठीक है, UNDP क्या करती है? इसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ क्या करती है? शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य। शिक्षा, व्यक्ति शिक्षित होंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी, स्वस्थ होंगे तो भी इकोनॉमी बढ़ेगी। यानी प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य, इन दोनों को जोड़ देता है UNDP। जो SDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और SDI जिसको कि WB जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा का स्तर ये भी जोड़ देता है। इसमें जीवन प्रत्याशा को भी जोड़ता है, लोग कितने दिन तक जीवित रहते हैं
लोग ज़्यादा जीते हैं, इकोनॉमी अच्छी होगी। क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति जब लर्नेड हो जाता है और लर्नेड होने के बाद जब उसकी वो जीता है तो उसकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होती है उसकी अच्छी होती चली जाती है। क्योंकि आप देखते हैं 18-20 साल तक व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है, उससे कोई फीडबैक मिलता नहीं, कुछ कमा सकता नहीं। लेकिन जब वो कमाने लायक होता है और इसके बाद वो लंबे समय तक जब कमाता रहता है तो वो क्या होता है, उससे जीवन स्तर सुधारता है, आय बढ़ती है, फिर व्यक्ति की आय बढ़ती है और इस तरह से जीवन प्रत्याशा भी इसमें इंपॉर्टेंस रखती है। शिक्षा के स्तर मैंने आपको बताया कि जब शिक्षित होंगे व्यक्ति तो शैक्षिक व्यक्ति मेंटल लेवल अगर किसी का अच्छा है तो वो ज़्यादा कमाएगा। फिजिकली आप उतना नहीं कमा सकते जितना कि मेंटली कमा सकते हैं। तो शिक्षा का स्तर है तो वो भी इसमें SDI में क्या जोड़ा गया, प्रति व्यक्ति आय जोड़ा गया, जीवन प्रत्याशा जोड़ा गया और शिक्षा का स्तर जोड़ा गया। UNDP क्या करे, UNDP जो SDR जारी करता है उसमें शिक्षा स्वास्थ्य को जोड़ा और इसके साथ साथ भोजन कपड़ा और आवास। इन भोजन कपड़ा आवास के अतिरिक्त उसने शिक्षा और स्वास्थ्य को भी जोड़ा इसमें SDR जो जारी करता है UNDP। तो ये आ गया। अब एक आता है BMI। BMI क्या होता है, BMI होता है बॉडी मास इंडेक्स, यानी जो हमारी बॉडी है ये पोषित है कि कुपोषित है कि भुखमरी के कगार पर पहुंच गई है, इस सब को हम कैसे पता करें। तो ये अब जैसे मान लो कि जो बॉडी मास इंडेक्स है इससे व्यक्ति का पता चलता है कि ये व्यक्ति पोषित है, ये क्या है, इसको परफेक्ट भोजन मिलता है और ये कुपोषण का शिकार नहीं है। तो इसको कैसे हम पता करते हैं, इसको जानते कैसे, टोटल वेट। जैसे मान लो कि टोटल वेट कितना है व्यक्ति का किलोग्राम में व्यक्ति का कितना वेट है और उसकी हाइट मीटर में। जनरली सेंटीमीटर में हाइट आप देखते हैं तो मीटर में उसे चेंज कर लो और मीटर का उस हाइट का स्क्वायर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, BMI बॉडी मास इंडेक्स मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख लो मान लो कोई आदमी 150 के एक आदमी जो है लगभग 70 kg का है। ठीक है, 70 kg का एक आदमी है, उसकी हाइट कितनी है, 150 है। ठीक है, 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 70/2.25। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, आप मान के देखिए ये लगभग 31 के आसपास हो जाएगा। देखिए जो कि क्या है, ये मोटापे का शिकार है। 31 इंडेक्स इसका हो जाएगा, बॉडी मास BMI हो जाएगा। तो BMI कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये आदमी मोटा है, यानी 70 kg किसी का वजन है, अगर 150 उसकी हाइट है सेंटीमीटर में तो वो मोटा माना जाएगा। तो 18.5 से अगर कम है जो BMI तो वो व्यक्ति कुपोषित है और 18.5 से 25 तक है तो वो पोषित माना जाता है और 25 से अगर अधिक है तो मोटापे का शिकार है। अब बात करते हैं विश्व बैंक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, ये क्या करता है, ये जो दुनिया के देश हैं तो उन देशों का जो विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। तो मैं यहाँ पर 2012 की स्थिति के अनुसार आपको बता रहा हूँ। जो धनी देश हैं और निर्धन देश, दो प्रकार के धनी देश हैं। $12,276 या उससे ऊपर जिनकी प्रतिवर्ष आमदनी है प्रति व्यक्ति आय $12,276 से ऊपर है प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति की आय, तो उसे हम कहेंगे धनी देश। उन देशों को हम कहेंगे धनी देश। और निर्धन देश क्या है, $1,005 से कम अगर प्रतिवर्ष कोई व्यक्ति कमाता है किसी देश का तो वो देश क्या कहा जाएगा, निर्धन देश कहा जाएगा। और भारत की स्थिति क्या है, $1,304.4 प्रतिवर्ष, यानी ये क्या है, लोअर मिडिल की कैटेगरी में आता है, यानी निर्धन में थोड़ा सा ऊपर है, निर्धन से थोड़ा ऊपर है। तो यानी है हमारा देश भी निर्धन ही, लेकिन क्या कहेंगे, लोअर मिडिल लोअर कहा जाए या लोअर मिडिल में आता है हमारा देश। तो ये चलिए इतनी बातें हो गई, तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।